वंदे मातरम, वंदे मातरम, once again, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज सुफलाम सत्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, everyone sing with me, वंदे मातरम, once again, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा, धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा, एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा, मेरे साथ कहेंगे, वंदे मातरम, एक बार फिर से, वंदे मातरम, वंदे माता की, वंदे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से मैं जोड़ने के लिए आपके बीच में हाजिर हूं। मुद्दा कुछ ना कुछ जरूर होगा, चुनाव का जरूर होगा मुद्दा। कर्नाटक चुनाव धीरे धीरे गर्म हो रहा है। लोग ने मुझसे भी पूछा कि आप कब जाएंगे, मैंने कहा मैं बिल्कुल जाऊंगा और जाने का मेरा पूरा प्रोग्राम है। लेकिन चुनाव भी बड़ी गजब की चीज होती है। जब आप यूपी में होते हैं तो कोई कहता है कि 20 का पहाड़ा पढ़ा करो, तो 20 के पहाड़े में 80 आ जाता है और 20 80 होता है। लेकिन कर्नाटक के चुनाव में भी बड़ा गजब है। पहाड़ा तो पढ़ा जा रहा है, 4 का पहाड़ा पढ़ा जा रहा है और 4 और 40 हो रहा है वहां पे। तो आप पूछेंगे ये 4 और 40, 20 और 80 तो मालूम है आपको, और ये 4 और 40 क्या है? कोई नहीं, वही है 4 और 40 भी। 4% आरक्षण था मुसलमानों का, वो आरक्षण जो मौजूदा सरकार वहां कर्नाटक की बीजेपी सरकार उसने खत्म किया और वहां पे जितने भी दलित, वोकलिंगा और लिंगायत हैं उनमें बांट दिया बराबर बराबर। कहा कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं हो सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 9 मई को सरकार ने कहा, कर्नाटक सरकार ने, कि हम अपने जवाब के साथ हाजिर होंगे। तब तक 9 मई तक यथास्थिति है। अब आप पूछेंगे ये 40% क्या है? तो 40% कांग्रेस कहती है। ये 40% वाला मसला ये है कि बीजेपी की जो सरकार है वो 40% वाली है। मतलब कि उसने कहा कि जो वहां के एक बड़े लिंगायत नेता, एक सीएम जो पहले बीजेपी में थे, अब वो कांग्रेस में चले गए। ये तो आना जाना होता ही है, तो वहां चले गए। तो बोले इसलिए चले गए क्योंकि उन्होंने बीजेपी को 40% कमीशन नहीं दिया। तो ये 40 और 4 का मसला ये है। बहरहाल 20 और 80 से तो आप वाकिफ थे, वो चला। अब ये 4 और 40 का है, हम इस पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग, आरक्षण का मुद्दा वहां पे आया है, मुसलमानों के आरक्षण को लेकर बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में मसला है, फैसला वहां से होगा, कितना सही कितना गलत तो वो बात अलग। लेकिन चुनाव तो अपनी रफ्तार से चलेगा और मैं यहां पे मौजूद हूं तो बातचीत आपसे जरूर करूंगा। आपका कैमरा मोबाइल तो बहुत अच्छा है। क्या नाम है साहब आपका? संतोष जी वाराणसी से आए हैं। संतोष जी वाराणसी से आए हैं। क्या काम करते आप? मैं चश्मे का काम करता हूँ। चश्मे का? यही तो सबसे अच्छा काम है। चश्मा जरूर रखना चाहिए और दूर की चीजें और पास की चीजें बिल्कुल साफ नजर आनी चाहिए। हाँ जी मनोज जी? गलत चश्मा नहीं लगाना चाहिए। तो ये तय आप थोड़ी ना करेंगे, तो डॉक्टर तय करेगा।
हाँ? पक्षपात वाला चश्मा नहीं लगाना चाहिए। अरे भाई ये तो फैसला तो डॉक्टर के हाथ में है। मैं पॉलिटिकल सियासत बोले डॉक्टर मैं ही हूं, मैं ही तय करूंगा कि किसको कौन सा चश्मा लगाना चाहिए। जरूर भाई, आप चश्मे का काम करते हैं, कितना साल पुराना काम है आपका वाराणसी में? लगभग 30 साल पुराना। 30 साल, यानी आपके पिताजी ने शुरू किया? नहीं, शुरू तो मैंने ही किया। आपने शुरू किया। बेटे बैठ रहे हैं? नहीं, मैं ही बैठता हूँ। मैं आप ही बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे आना हुआ इधर? हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इनके काम से आए थे। और अच्छा, जो आते रहते। हाँ जी, मार्केटिंग के लिए आए थे। मार्केटिंग की वजह से, बहुत अच्छी बात है। और साहब आप कहाँ से आए हैं? आप किधर से आना हुआ? आपका चश्मा तो आपका बहुत अच्छा है। मैं डॉक्टर राम प्रकाश चौबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से आया। जबलपुर मध्य प्रदेश से आए। वाह क्या बात। नर्मदा का जब आपको देखना हो एक बार नर्मदा, जबलपुर में जरूर देखिए। और जब चांदनी रात हो तो जबलपुर में जरूर और देखने का मजा आता है। सर बेड़ा घाट में बड़ा अच्छा। बेड़ा घाट में जो नर्मदा का, हाँ जी, अब की इस बार दर्शन होंगे चुनाव में मेरे वहां पे जी। आमंत्रित हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, जबलपुर आना है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आजादी से आज तक हाँ जी, धर्म की राजनीति हुई, लेकिन राजनीति का कोई धर्म नहीं रहा। राजनीति का कोई धर्म नहीं रहा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात आपने बोली। और आप कहाँ से हैं? मैं कानपुर उत्तर प्रदेश। कानपुर। जिसने कानपुर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, है ना? बात और कहना हाँ जी, मैं आया कानपुर वालों, आया जी। सर मैं एक बात कहना, राहत इंदौरी का एक शेर है, जरूर साहब, इरशाद। न तेरा है न मेरा है, ये हाँ। हिंदुस्तान सबका है, नहीं मानी गई अगर बात तो नुकसान सबका है, जो सागर में मिली नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। डॉक्टर साहब, कुल मिला के देश यही है, ऐसा ही रहना चाहिए। आप बहुत अच्छा आपने शेर पढ़ा, और आज मुझे भी लगा कि मुझे भी एक शेर पढ़ देना चाहिए मैथिल के लिए। पढ़ूं मैं आपके लिए? दिमाग सादा दिल साफ रखते हैं। दिमाग सादा दिल साफ रखते हैं, डर लगता है उनसे जो दिल में दिमाग रखते हैं। डर लगता है उनसे जो दिल में दिमाग रखते हैं। मुश्किल यही है बस डॉक्टर साहब, और कुछ ऐसे बात नहीं है। कानपुर वाला कुछ कहना चाहे तो कहें, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं, अपनी गाड़ी ले जाओ। कानपुर कनकैया, जहां चले रेल का पहिया। हैं, बोलिए जल्दी। नहीं, मुझे बस इतना कहना है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे पापा मम्मी और मैं अपने छोटे भाई को दिल्ली घूमने आया, उसको मैं लेके आई हूँ सिर्फ आपका शो दिखाने के लिए। बहुत अच्छा किया तुमने, ये दिखा दिया। कुतुब मीनार भी दिखा देना, और लाल किले वो सब मैं दिखा चुके हैं। हाँ, तो बस अब ये आज और फिर कल चली जाना वापस कानपुर। मैं तो यहाँ जॉब करती हूँ। जॉब है? हाँ, तो भाई सबको भेज देना, ज्यादा दिन रुकने की जरूरत नहीं दिल्ली में। हाँ, और क्या जनाब, कहाँ से, क्यों बताएंगे, अभी रुको थोड़ी देर। क्यों जी? नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार साहब, कहाँ से आना हुआ? मैं मिर्जापुर से हूँ। मिर्जापुर से। जय वाह, विंध्यवासिनी के यहाँ से आए जी। बोलिए साहब। मैं तो विषय पर रखूंगा बात। विषय पर रखेंगे आप? आरक्षण पे। आरक्षण पे बात रखेंगे तो रखिए साहब, कौन रोक रहा है आपको? और इन सभी के लिए बोलूंगा। इन सभी के लिए बोलूंगा। भी राजनीतिक दल हैं, उन सब पे बोलेंगे? उन सब बोलेंगे। 75 साल से जो हो रहा है वो बोलेंगे, उस पर बोलेंगे। और बात जब बोलेंगे तो मैं आपको बीच में बुलाऊंगा, जरूर बुलाऊंगा। आपका कहाँ से आना हुआ? जाइएगा बस जी। नोएडा से सर। नोएडा से। क्या काम है आपका? यहाँ पे आते हैं? ऐसे घूमने आए थे। घूमने आए, बहुत अच्छा किया आपने, घूमने आए। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई। रितु चौधरी कांग्रेस की प्रवक्ता, बहुत दिनों बाद आई, तबियत नहीं ठीक थी इनकी, अब ठीक है बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मुफ्ती शमूम कासमी साहब राष्ट्रीय सर्वधर्म एकता संघ से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत पुराने मंझे हुए डिबेटर। फजील अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक, इनकी सेवैयां हमने ईद में खाई थी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फजील भाई। सूर्या मैथिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इनका परिचय तो सब जानते ही हैं, जानते हैं ना? जब ये चलना शुरू होते तो गाड़ी पता ही नहीं चलता कहां रुकेगी जाके, गजब बोलते हैं। बहुत बहुत बढ़िया सूर्या, थैंक यू सो मच। प्रेम कुमार जी पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और जानकार आदमी हैं। और अरोड़ा जी आपका भी थैंक यू सो मच, और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उन सभी का थैंक यू सो मच। 4% मुसलमानों का आरक्षण खत्म किया, और जो कम्युनिटी है वो कलिंगा और लिंगायत और दलित और जो पिछले लोग उनमें बांट दिया। बीजेपी ने कहा हम ऐसे ऐसे करेंगे, हम मुसलमानों को धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं होगा, ये उन्होंने कहा। मामला सुप्रीम कोर्ट में। कांग्रेस ने कहा यह 40% वाली सरकार है, जो कमीशन अगर नहीं दिया तो टिकट भी नहीं मिला,
अगर टिकट चाहिए तो 40% कमीशन चाहिए। एक और नेता है ईश्वरप्पा, वो कहते हैं कि जितने राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो सब बीजेपी को वोट देंगे। बहस शुरू करता हूं, बीच बीच में जुड़ते जाइएगा, बातचीत का सिलसिला जुड़ते जाइएगा जनाब। सबसे पहले बीजेपी एंड देन फिर कांग्रेस। जी प्रतीक जी, छोटे मियाँ तो छोटे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जेडीएस और कांग्रेस पार्टी। आप देखिए, ये कभी 20 का पहाड़ा सुनाते हैं, कभी 4 का पहाड़ा सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में 20-80 का पहाड़ा सुना रहे थे, क्या असर हुआ? धराशायी हो गए वहां। 20-80 का ये थोड़ी सुना रहे थे, आप लोग सुना रहे थे। बेकार वाली बात न करिए। देखिए 20-80 का पहाड़ा, अभी 4-40 का पहाड़ा सुनाने का काम कर रहे हैं। देखिए क्या है, 4% आरक्षण इन्होंने मुसलमानों को दिया। ये असंवैधानिक है। कहीं पर भी कानून के, संविधान के किसी आर्टिकल के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर। अरे भाई, उन्होंने मुसलमानों में ओबीसी को दिया। नहीं, ओबीसी देख, संविधान सम्मत था क्या? संविधान में तो कोई आर्टिकल ही नहीं है। यहाँ पर कितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, जब मैं चुनौती से पूछता हूं, अगर कोई भी बता दे कि संविधान के इस आर्टिकल में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात होती है, लेकिन हमने वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय को, ओबीसी, एससी और ओबीसी को हमने वो आरक्षण देने का काम किया। लेकिन प्रतीक जी, ये तो वो लोग हैं जो वीरेंद्र पाटिल जी को, जो राजीव गांधी जी जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरते थे तो उनको बर्खास्त कर देते, निजलंगा जी को बर्खास्त करने का काम किया। ये हमेशा ओबीसी, एससी और एसटी के विरोधी रहे। भाई, मुसलमानों को तो आरक्षण रिलीजन के बाद कैसे मिल जाए, बीजेपी पूछती है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मार्फत मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। मैं पहले कांग्रेस से ले लूं। हाँ जी, ले लीजिए, शुरुआत यहाँ से कीजिए तो अच्छा रहेगा। चलिए बिस्मिल्लाह, आपसे कर लेते हैं। परेशानी क्या है कि पीएफआई बैंड हो गई तो मुसलमानों का बहुत वोट पीएफआई काट लेती थी, जिससे बीजेपी जीत जाती थी। अब वहां कोई काटने वाला है ही नहीं, सब कांग्रेस को जा रहा है, इसलिए परेशानी इनकी बढ़ गई है। अब देखिए 440 में अटक गया करके, पीएफआई को बैंड करके इनके पैर में कुल्हाड़ी मार लिया इन्होंने अपने। और वो अब सारा मुसलमान जो पीएफआई काटता था वोट, वो अब सब कांग्रेस को जा रहा है। तकलीफ इनकी यहाँ। तो सरकार बना रहे हैं मतलब आप हैं? अब ये तो भाई रितु चौधरी है बगल में, ये बताएंगे अब कितना बताती है। हमारा जो काम, आपका तो मतलब इसमें तो पारा चढ़ गया होगा ऊपर। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। बात शुरुआत चश्मे से हुई थी, तो मैं 4 लाइनें चश्मे पे कहना चाहता हूँ। ताउम्र गालिब ये गलती बार बार करता रहा, धूल चेहरे पे थी लेकिन वो अपना चश्मा बार बार साफ करता रहा। मुझे ये भी नहीं समझ में आया, ये गालिब का शेर है या नहीं? ना, ये हमने एडमिटमेंट कर दिया साथ में। अच्छा। ये अमेंडमेंट कर दिया ना, जैसे कि संविधान के अंदर बिगैर किसी आर्टिकल के कांग्रेस 4% आरक्षण धर्म के आधार पर दे देती है, और यहाँ किस बेशर्मी से खड़े होकर एक आतंकवादी संगठन का समर्थन इस देश के मुसलमान को बना देते हैं ये लोग। और फिर बात करते हैं कि धर्म के आधार पर आतंकवाद को सहमत दीजिए। ये सारा आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, सबको तो प्राइवेट कर रहे हैं। आरक्षण देंगे कहाँ? प्राइवेट कंपनियों भी आरक्षण दे। सारी रेल बिक गई, भेल बिक गई, गेल बिक गई, तो आरक्षण देंगे कहाँ? नौकरी मिलेगी कैसे दलितों को, ओबीसी को? ये अंबेडकर साहब का हाथ तोड़ने वाले लोग हैं, ये अंबेडकर साहब की तोड़ने वाले लोग हैं। देखिए किस घटिया राजनीति पर अब ये आतंकवादी सोच रखने वाले लोग खड़े हो गए। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ प्रतीक जी, क्या देश के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था है क्या? संविधान के आधार पर कैसे? संविधान के आधार पर इन दलितों का आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। पिछड़े संविधान के आधार पर मंडल कमीशन कैसे लागू हुआ? मंडल कमीशन ये लोग क्या नेता है क्या? जैसे लगता है कि लड़ते। सच में ये लोग नेता हैं क्या? अरे रुको, बैठे रहो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मेरा नाम साहब। शशिकांत पटेल है। शशिकांत जी, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं गुजरात अहमदाबाद से आया। गुजरात से। वो सब बालकनी है, वो उधर जो आप यहाँ खड़े हैं ना, वो बालकनी है, वहीं से लीजिए आप आनंद। हाँ जी, मेरा सभी दलों से अनुरोध है कि हम एक ही है इंडिया में, हिंदुस्तान में, कि जहाँ आरक्षण चलता है। इतने सारे वर्ल्ड में कितने सारे कंट्रीज है,
कहीं पर भी आरक्षण नहीं है, कोई धर्म के नाम पे नहीं है, कोई जाति के नाम पे नहीं है, ठीक है। तो जो भी कोई भाई साहब ने बोला अंबेडकर साहब, तो अंबेडकर साहब को आपने कहीं बिठाया ही नहीं कांग्रेस ने, ठीक है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि सबका जो लेवल होना चाहिए एजुकेशन बेस पे होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपर है उसको आप ज्यादा बेनिफिट दो, जो लोअर है उसको आप हेल्प करो। इट डजंट मीन सर आईएएस ऑफिसर आज भी एससी एसटी बैठा है, उसका लड़का भी आईएएस ऑफिसर हो रहा है, वही सीट पे एससी एसटी, सो वो गलत हो रहा है। आया हाँ जी, इट शुड बी ब्रेक्ड बिकॉज रीजन इज इट कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे खासे एजुकेटेड लोग, वो जाके जब एक अच्छी जगह बैठते हैं, और जब मैं खुद एक प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आई एम अ म्यूजिशियन एक्चुअली, मैं बनारस से हूँ बेसिकली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मुझे इस बात का बेहद खेद है कि अपने इंडिया में ये पता नहीं क्यों रखा गया है, समानता के आधार के लिए रखा गया था कि समाज समानता के आधार पर चलेगा। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा जी, समानता के आधार पर चलेगा जी। जनाब मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। प्रतीक जी, कांग्रेस का पक्ष सुनना चाहिए जी। झूठ की एक बीमारी होती है कि झूठ जो है वो चिल्लाता बहुत है, चीखता झूठ चिल्लाता बहुत है। भाजपा के नेता जो है वो जब ऊपर से जो है बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं और प्रवक्ताओं को छोड़ देते हैं लीपा पोती करने के लिए। क्यों नहीं आप साफ बोल देते कि जैसे ईश्वरप्पा जी ने बोल दिया कि हमें मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने आरक्षण हटा दिया, इसलिए आरक्षण हटाया गया। और दूसरी बात, ये बार बार बोलते हैं, ये भी अभी सूर्या जी ने भी बोला, मनोज जी ने भी बोला कि जो है आरक्षण जो है धर्म के आधार पर था। तो थोड़ा पढ़िए जनाब, थोड़ी सी अपनी जानकारी बढ़ाइए। जो मुसलमानों का जो आरक्षण 4% है वो सोशियो इकोनॉमिक आधार पर था, जो जेडीएस सरकार ने दिया था उस वक्त। और दूसरी बात कि आपने जिस कैटेगरी में फिर से वो आरक्षण को बढ़ाया, ऑलरेडी वो जो है समुदाय आरक्षण पा रहा था, उनको आपने 2% आरक्षण बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद सुनिए, अगर आप सही हैं, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई? देखिए, आपके पूरे देश के सामने वोकालिंगा और लिंगायत समाज को जो अभी 4% आरक्षण और बढ़ाया गया है, उसका ये विरोध कर रही है। इसका मतलब कर्नाटक के अंदर जो पुराना समुदाय है उसके उत्थान के लिए यदि भाजपा ने कुछ किया है लिंगायत और वोकालिंगा के लिए, तो कांग्रेस विरोध कर रही है। और धर्म के आधार पर दिए हुए आरक्षण का यदि भाजपा ने खात्मा किया तो ये उसका विरोध कर रहे हैं। पूछिए इनके वोकालिंगा अरे पूछिए कैसे, जब चुप होंगे तभी तो पूछिए। अरे भाई पूछिए, अरे कैसे पूछिए? प्रतीक जी, मैं अपने काबिल साथी से पूछना चाहती हूँ कि कृपया अगर इनको जानकारी है तो ये बताइए कि लिंगायत को और वोकालिंगा को आरक्षण दिया किसने था? बताइए। वो तो संविधान में था, संविधान सम्मत था, उनको तो संविधान ने दिया था, लेकिन मुसलमानों को कांग्रेस ने दिया। और आज वोकालिंगा और लिंगायत का विरोध यदि कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस वोकालिंगा और लिंगायत समाज की विरोधी है। टाइफिस हो गया क्या? टाइफिस हो गया क्योंकि आरक्षण देने वाले हम और आरक्षण और धर्म के नाम पर वोट बटोरने वाले आप हो। फैसला आप ही के पास है, जो आप कर देंगे फैसला वो हम सारे लोग मान लेंगे। कहाँ से आना हुआ? मिर्जापुर से। मेरा मानना पहले नाम बताएंगे आप? ब्रजेश कुमार मिश्र, मैं सवर्ण हूँ, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ मैं ईडब्ल्यूएस का भी विरोधी हूँ। ईडब्ल्यूएस का भी विरोधी है, पर हुआ ये कि बीजेपी ने जब वो कोटा हटाया 4% मुसलमानों का, तो उनको जो डाला उन्होंने वो ईडब्ल्यूएस में डाल दिया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में। जी, मैं इसलिए कर रहा हूँ, आरक्षण वो व्यवस्था है, किसी संस्थान को बर्बाद करना हो, किसी देश को बर्बाद करना हो, किसी देश में जातीय विद्वेष फैलाना हो, जहर घोलना हो, लड़ाना हो, तो आरक्षण की व्यवस्था कर दो। नहीं, आप शांत रहिए भाई साहब, मैं आपसे 1 to 1 भी कर सकता हूँ। आरक्षण इस देश में 10 साल के लिए था,
केवल दलितों के लिए था, लेकिन ये इस तरह से बढ़ रहा है 50%, 60%, कहीं कहीं 80% राज्यों के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, केवल इन राजनीतिक दलों के द्वारा, जातिवादी मानसिकता के घटिया नेताओं के द्वारा देश को बर्बाद करने के लिए, जहर घोलने के लिए। ये किसी के हित के लिए नहीं है, ये बिल्कुल भ्रम निकाल लीजिए किसी को। अच्छा ये बताइए, टीना डाबी जो थी, उनका बाप भी अधिकारी था, उनकी माँ भी अधिकारी थी। टीना डाबी जो टॉपर। हाँ, चलिए कोई भी। ऐसे तमाम उदाहरण है। इस देश में नेता मायावती मुख्यमंत्री बन जाने के बाद दलित की बेटी है, वो दलित के श्रेणी से बाहर ही नहीं हो पा रही है। इसका वो तर्क देते हैं कि आप जब समाज में समानता लाएं, समानता कैसे आएगी? आप तो हर चीज देखने लगते हैं, मीन मेक देखने लगते हैं, तो समानता कैसे आएगी? हाँ, मैं दे रहा हूँ। मैं इस चीज पर बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्योंकि भाई साहब बार बार बोल रहे हैं और आप बता भी रहे हैं, देखिए एक समाज का आधार होता है, उसमें जब वर्ण व्यवस्था आ गई उसके बाद एक समाज को जो है वो एक्सपोजर नहीं मिल पाया जो कि बाकी समाज को मिला, जो अब ये देखिए कि किसी एक जाति विशेष के बच्चे ज्यादा स्कूल में जाते हैं और जैसे आदिवासी है वो नहीं जा पा रहे, दलित है वो नहीं जा पा रहे, या जो वीकर सेक्शंस हैं उनके बच्चे नहीं जा पा रहे। जी बिल्कुल समझा। देखिए प्रतीक जी, ये पहली बार नहीं हुआ है। ओबीसीओ को गाली देने का काम इनकी फितरत है, इनके राहुल गांधी नेता की। 2 साल की सजा काट के आए और अपदस्थ हो गए हैं, आपको पता होगा। और अभी लिंगायत और वो देखिए, हमें रुक जाइए 2 सेकंड। लिंगायत और वो लिंगा के लिए भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये लोग तुष्टीकरण की इतनी घृणित राजनीति करते हैं, इतनी घटिया राजनीति करते हैं, वोट बैंक की ऐसी राजनीति करते हैं, पीएफआई जैसे आतंकी संगठन का समर्थन करते हैं। और प्रतीक जी इनकी तो फितरत है पहले से ही, ये तो करेंगे ही करेंगे। मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार मुसलमानों का है, इनके ही नेता बोलते हैं ना। तो ये जिस तरह की ये धर्म के आधार पर देश को बांटने की राजनीति आप ही करते हैं। सभी समाज को, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को विरोधी है। एक मिनट, इनकी माँ ने, मैं पूछता हूँ, जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे, अगर उनकी माँ ने किसी घर में जाके बर्तन साफ किया हो और वो लोग कहे कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ दे। लेकिन जिसकी माँ ने जिंदगी भर दूसरे के घर में बर्तन धोया, जिसके बाप ने गोबर फेंका, उसको कैसे आप समाज की मुख्यधारा में लाएंगे? बिना रिजर्वेशन आप ऐसे में बैठ कर पढ़ते हैं, किसी का बच्चा दीपक में बैठ कर पढ़ता है, वो कैसे मुकाबला कर सकता है? ये पैदा होने से पहले इनके घर में 10 बीघा खेत होता है और एक बच्चा पैदा होने से पहले उसका बाप 20,000 का कर्जदार होता है, जिसका कर्जा है, जो गरीब है, जो तिरस्कार है, जो गाली खाया जिंदगी भर, वो इनसे मुकाबला कैसे कर सकता है? अंदर आ जाओ, अब बाहर से बहस नहीं हो पाएगी। रुको, जवाब दो। बिल्कुल। क्या काम करते हैं आप? मैं ब्रजेश मिश्र हूँ, मैं इस विषय पर काम करता हूँ। मैं टोटली आरक्षण विरोधी हूँ। नहीं, अरे शांत रहो यार, माँ पे मत जाओ, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लो ना, जवाब दे रहा हूँ। अब देखिए, इन्हें शांत कराइए, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लो। भाई साहब, उसके मेरा मानना ये है, इनको बोल लेने दो। लॉजिकल बातें होनी चाहिए। है, कौन सी बातें होनी चाहिए? एकदम आर्ग्यूमेंट दीजिए, कुतर्क मत करिए। मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी बात में भाई आप वहाँ बैठो 30 सेकंड सुन लीजिए। नहीं, 30 सेकंड नहीं, इन्होंने तो तुम्हारा 30 सेकंड खराब किया। सजा के तौर पे 1 मिनट मिलेगा आपको, 1 मिनट मिलेगा। मैं 1 मिनट ये बोल रहा हूँ, अगर कोई गरीब है, मैं कह रहा हूँ जो हमारा दलित भाई गरीब है, उसके अंदर हम उसको शिक्षा दो, पैसा दो, रुपया दो, जितनी, हाँ पैसा दिया, आरक्षण के नाम पे नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं? अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ भाई। भाई जल्दी बोलो। भाई आप रुकिए। एक वर्ग ऐसा भी है जो बोलना चाहता, उसको बोलने तो दोगे? बोलने भी नहीं दोगे। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजोगे, आप अपने बच्चों को वीआईपी पब्लिक स्कूलों में पढ़ाओगे, जो आरक्षण से नहीं बने हैं अध्यापक, जो आरक्षण से अध्यापक बन के गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति देखिए, आप वहां पर चाह रहे हो गरीब का जाए बच्चा पढ़े, उसमें अब इन नेताओं के बच्चे प्राइम जो गवर्नमेंट विद्यालय हैं उसमें पढ़ने नहीं जाएंगे। जी जनाब, जी मैंने लिया आपका तर्क, लिया जी। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो जो कमजोर थे उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि वो बराबरी में आ जाएं।
आज 10 साल से यानी 75 साल हम होने वाले हैं, उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि हमारे कमजोर लोग क्यों रह गए, कौन लोग उनका फायदा उठा रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि अगर समान शिक्षा लागू होती, एक अमीर का बच्चा और एक गरीब का बच्चा, एक कलेक्टर का बच्चा और एक चपरासी का बच्चा एक स्कूल के अंदर पढ़ता तो आरक्षण की जरूरत नहीं थी। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने उस जमाने के अंदर जो मुसलमानों की लोग बात करते हैं, जो एससी एसटी और ओबीसी में मुसलमान आते थे कमजोर, उनके लिए आर्टिकल ला करके ये सारा जुल्म कांग्रेस ने किया है। और कांग्रेस तमाम समस्याओं का की जड़ है। भारतीय जनता पार्टी तो आज आई है, आज नरेंद्र मोदी जी सबके लिए कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब रह गई वहां की आरक्षण की बात जो वहां की है, वो मैं ब्रेक के बाद लूंगा, मैं ब्रेक के बाद लेता हूँ। बड़ी बहस है भाई, जबरदस्त बहस है। कहाँ से आना हुआ? राजस्थान। अप्रिय घटना न हो, इसको देखते हुए ये परंपरा चली आ रही है। 26 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल की पवित्र कलश यात्रा बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगी और उसके अगले दिन यानी 27 अप्रैल को मंदिर के भव्य कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। और उधर स्पेन में नशीले पदार्थ का कारोबार करने वाले 3 तस्करों को वहां की पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया है और जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें समंदर में पुलिस नाव के जरिए तस्करों की नाव का पीछा करती दिखाई दी। पकड़े जाने के डर से तीनों तस्कर तेजी से नाव को भगाते नजर आए, लेकिन डीजल से चलने वाली नाव का तेल खत्म हो जाने की वजह से उन्होंने उसे समंदर किनारे ही छोड़ दिया और समंदर किनारे भागने लगे। लेकिन सड़क पार करते ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया, जिनके पास से 1200 किलोग्राम हशीश बरामद किया गया। तस्करों को पकड़ने का ये पूरा वीडियो पुलिस ने हेलीकॉप्टर से रिकॉर्ड किया, जो कि अब पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। और इस बीच नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक बड़ा विमान हादसा टल गया। वहां के त्रिभुवन हवाई अड्डे से दुबई के लिए उड़ान भरने से थोड़ी देर के बाद विमान में तेज धमाका हो गया और विमान के इंजन में आग की लपटें दिखाई दी। इसकी सूचना के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही त्रिभुवन हवाई अड्डे पर विमान की आपात लैंडिंग की तैयारी की गई, लेकिन कुछ ही देर के बाद पायलट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क किया और बताया कि विमान के सभी सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं और वो विमान को दुबई की ओर ले जा रहे हैं। इस बीच फ्लाई दुबई एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि काठमांडू से उड़ान भरने के दौरान एक पक्षी FZ576 विमान से टकरा गया था, जिसकी वजह से धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, विमान में नेपाल के 50 नागरिकों समेत करीब 169 यात्री सवार थे। और उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में नगर निकाय चुनाव के नॉमिनेशन के दौरान वार्ड पार्षद के 2 उम्मीदवार आपस में ही भिड़ गए और कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा कटा, जिसमें पहले दफ्तर के गेट पर गाली गलौच हुई, फिर बाद धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। कांग्रेस उम्मीदवार ने बीजेपी के प्रत्याशी संदीप गोयल रेवड़ी पर नामांकन पर्चा छीनने का आरोप लगाया। इन्होंने सबने पकड़ के मुझे रोक लिया, मेरा फार्म तक छीन लिया, मुझे फार्म नहीं भरने दिया। वहीं मेरठ के वार्ड नंबर 78 से सिर्फ एक उम्मीदवार के नामांकन होने की वजह से बीजेपी के संदीप रेवड़ी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शादी समारोह में डीजे को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई और जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में दूल्हा बेबस नजर आ रहा है और शादी समारोह में आए रिश्तेदार एक दूसरे को मारते दिखे। इसमें महिलाएं और बच्चे भी मौजूद हैं। देखते ही देखते हॉल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कुछ ही देर में खुशी मातम में बदल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। इसके घटनास्थल की भी जानकारी की जा रही है और जो लोग हैं इसमें उनकी भी पहचान की जा रही है और इसमें अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं यह घटना मझोला थाना इलाके की बताई जा रही है, जहां शादी समारोह में डीजे बंद करवाने पर कहासुनी से शुरू हुआ विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। अतीक गैंग की इस लिस्ट में कई गैंगस्टर्स का नाम भी शामिल है, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास है। इसमें अतीक गैंग के एक सदस्य और उसके सहयोगियों का नाम, उम्र और पता दर्ज है। पुलिस की इस लिस्ट से जानकारी मिली कि अतीक अहमद का IS 227 यानी इंटर स्टेट 227 गैंग उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर गाजीपुर से लेकर उत्तराखंड के देहरादून तक फैला हुआ था और उसके गैंग में 22 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक के गैंगस्टर शामिल है। पुलिस अब इस लिस्ट के एक सदस्य पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी में जुट चुकी है, क्योंकि अतीक अहमद का गैंग IS 227 उत्तर प्रदेश में उगाही और जमीन हड़पने जैसे गुनाहों में लिप्त था। इसकी मदद के लिए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार गिराए जाते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खुद अतीक ने पुलिस के सामने यह कबूल किया था
कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार भेजे जाते थे। और इस बीच उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही आरोपी शाइस्ता परवीन की 2 तस्वीरें सामने आई हैं, जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें कुछ ही दिन पहले की हैं। यानी ये फोटो शाइस्ता के फरार होने के बाद की बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ को एक सीसीटीवी वीडियो मिला है, जिसमें शाइस्ता परवीन किसी से मोबाइल फोन पर बात करती दिखाई दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये दोनों तस्वीरें उसी सीसीटीवी वीडियो से निकाली गई हैं। हालांकि यूपी एसटीएफ को ये फोटो कहां से मिली, इसकी लोकेशन क्या है, इसके बारे में पुलिस ने कुछ नहीं बताया। और इधर दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में देर रात 2 बजे अचानक से ही कई दुकानों में आग लग गई और जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। क्योंकि आग पहले कपड़ों की कुछ बड़ी दुकानों में लगी, जिसने धीरे धीरे आसपास की रेहड़ी पटरी पर लगी कई छोटी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की खबर मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां वहां पहुंची, लेकिन तब तक आग काफी भड़क चुकी थी। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, बहुत से गरीब लोगों का माल जल गया है, जिसे बुझाने में घंटों का वक्त लग गया। गनीमत रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। और उधर महाराष्ट्र के गढ़चिलौरी में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बिजली गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक चारों की मौत हो चुकी थी। दरअसल बारिश से बचने के लिए एक परिवार पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। पेड़ पर अचानक बिजली गिरकर परिवार के 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। मृतकों में पति, पत्नी और 2 छोटे बच्चे शामिल हैं। और उधर इंडोनेशिया में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और 7.3 तीव्रता वाले भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी यहां पर जारी कर दी गई है, जिससे इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर रहने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया। और अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी के साथ तट के किनारे रहने वाले लोगों को दूर जाने के निर्देश जारी कर दिए, जिसके बाद लोगों ने अपना घर छोड़ना शुरू कर दिया और मोटरसाइकिल से अपने परिवार के साथ सुरक्षित इलाकों की तरफ जाते हुए देखे गए। कई लोग तो भूकंप के झटकों के बाद डर की वजह से घर छोड़कर सड़क पर निकल आए। भूकंप के झटके स्थानीय समय के मुताबिक तड़के करीब 3 बजे महसूस किए गए। इंडोनेशिया में सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र होने की वजह से वहां अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन में बम विस्फोट के बाद आशंका जाहिर की जा रही है कि एक आत्मघाती हमला हो सकता है। हालांकि वहां के अधिकारियों ने इस बारे में अब तक साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन इस धमाके के बाद पूरे राज्य में अलर्ट घोषित कर दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक विस्फोट के बाद कई लोग मलबे के अंदर दब गए। आसपास के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके इस घटना की निंदा करते हुए मृतकों के प्रति दुख जताया। अब तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले साल दिसंबर में भी आतंकियों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया था। इसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। और इस बीच उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मंदिर के कपाट खुलने से पहले जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में गरुड़ छाड़ उत्सव मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भगवान बद्रीनाथ के भक्त शामिल हुए। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के पहले मनाए जाने वाले गरुड़ छाड़ उत्सव की परंपरा भगवान विष्णु और उनकी सवारी माने जाने वाले गरुड़ देवता से जुड़ी है। यात्रा बढ़िया चले, कोई दुर्घटना न हो, कोई अप्रिय घटना न हो, इसको देखते हुए ये परंपरा चली आ रही है। 26 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल की पवित्र कलश यात्रा बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगी और उसके अगले दिन यानी 27 अप्रैल को मंदिर के भव्य कपाट आम भक्तों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। वाटर मेट्रो समेत 3200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास और उद्घाटन। कर्नाटक में आज भी बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान। अमित शाह की 2 रैली और रोड शो। बागलकोट में कांग्रेस पर बोला हमला। उत्तर प्रदेश पुलिस का अतीक अहमद के गैंग IS 227 पर बड़ा पर्दाफाश। जारी की गैंग से जुड़े 121 सदस्यों और 58 सहयोगियों की लिस्ट। जो कि अब पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। और इस बीच नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक बड़ा विमान हादसा टल गया। वहां के त्रिभुवन हवाई अड्डे से दुबई के लिए उड़ान भरने से थोड़ी देर के बाद विमान में तेज धमाका हो गया और विमान के इंजन में आग की लपटें दिखाई दी। इसकी सूचना के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही त्रिभुवन हवाई अड्डे पर विमान की आपात लैंडिंग की तैयारी की गई, लेकिन कुछ ही देर के बाद पायलट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क किया और बताया कि विमान के सभी सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं और वो विमान को दुबई की ओर ले जा रहे हैं। इस बीच फ्लाई दुबई एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि काठमांडू से उड़ान भरने के दौरान एक पक्षी FZ576 विमान से टकरा गया था, जिसकी वजह से धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, विमान में नेपाल के 50 नागरिकों समेत
करीब 169 यात्री सवार थे। और उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में नगर निकाय चुनाव के नॉमिनेशन के दौरान वार्ड पार्षद के 2 उम्मीदवार आपस में ही भिड़ गए और कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा कटा, जिसमें पहले दफ्तर के गेट पर गाली गलौच हुई, फिर बाद धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। कांग्रेस उम्मीदवार ने बीजेपी के प्रत्याशी संदीप गोयल रेवड़ी पर नामांकन पर्चा छीनने का आरोप लगाया। इन्होंने सबने पकड़ के मुझे रोक लिया, मेरा फार्म तक छीन लिया, मुझे फार्म नहीं भरने दिया। वहीं मेरठ के वार्ड नंबर 78 से सिर्फ एक उम्मीदवार के नामांकन होने की वजह से बीजेपी के संदीप रेवड़ी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शादी समारोह में डीजे को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई और जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में दूल्हा बेबस नजर आ रहा है और शादी समारोह में आए रिश्तेदार एक दूसरे को मारते दिखे। इसमें महिलाएं और बच्चे भी मौजूद हैं। देखते ही देखते हॉल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कुछ ही देर में खुशी मातम में बदल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। इसके घटनास्थल की भी जानकारी की जा रही है और जो लोग हैं इसमें उनकी भी पहचान की जा रही है और इसमें अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं यह घटना मझोला थाना इलाके की बताई जा रही है, जहां शादी समारोह में डीजे बंद करवाने पर कहासुनी से शुरू हुआ विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। अतीत गैंग की इस लिस्ट में कई गैंगस्टर्स का नाम भी शामिल है, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास है। इसमें अतीक गैंग के एक सदस्य और उसके सहयोगियों का नाम, उम्र और पता दर्ज है। पुलिस की इस लिस्ट से जानकारी मिली कि अतीक अहमद का IS 227 यानी इंटर स्टेट 227 गैंग उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर गाजीपुर से लेकर उत्तराखंड के देहरादून तक फैला हुआ था और उसके गैंग में 22 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक के गैंगस्टर शामिल है। पुलिस अब इस लिस्ट के एक सदस्य पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी में जुट चुकी है, क्योंकि अतीक अहमद का गैंग IS 227 उत्तर प्रदेश में उगाही और जमीन हड़पने जैसे गुनाहों में लिप्त था। इसकी मदद के लिए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार गिराए जाते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खुद अतीक ने पुलिस के सामने यह कबूल किया था कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार भेजे जाते थे। और इस बीच उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही आरोपी शाइस्ता परवीन की 2 तस्वीरें सामने आई हैं, जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें कुछ ही दिन पहले की हैं। यानी ये फोटो शाइस्ता के फरार होने के बाद की बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी STF को एक CCTV वीडियो मिला है, जिसमें शाइस्ता परवीन किसी से मोबाइल फोन पर बात करती दिखाई दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये दोनों तस्वीरें उसी CCTV वीडियो से निकाली गई हैं। हालांकि यूपी STF को ये फोटो कहां से मिली, इसकी लोकेशन क्या है, इसके बारे में पुलिस ने कुछ नहीं बताया। और इधर दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में देर रात 2 बजे अचानक से ही कई दुकानों में आग लग गई और जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि आग पहले कपड़ों की कुछ बड़ी दुकानों में लगी, जिसने धीरे धीरे आसपास की रेहड़ी पटरी पर लगी कई छोटी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की खबर मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां वहां पहुंची, लेकिन तब तक आग काफी भड़क चुकी थी। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, बहुत से गरीब लोगों का माल जल गया है, जिसे बुझाने में घंटों का वक्त लग गया। गनीमत रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। और उधर महाराष्ट्र के गढ़चिलौरी में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बिजली गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक चारों की मौत हो चुकी थी। दरअसल बारिश से बचने के लिए एक परिवार पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। पेड़ पर अचानक बिजली गिरकर परिवार के 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। मृतकों में पति, पत्नी और 2 छोटे बच्चे शामिल हैं। और उधर इंडोनेशिया में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और 7.3 तीव्रता वाले भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी यहां पर जारी कर दी गई है, जिससे इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर रहने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया। और अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी के साथ तट के किनारे रहने वाले लोगों को दूर जाने के निर्देश जारी कर दिए, जिसके बाद लोगों ने अपना घर छोड़ना शुरू कर दिया और मोटरसाइकिल से अपने परिवार के साथ सुरक्षित इलाकों की तरफ जाते हुए देखे गए। कई लोग तो भूकंप के झटकों के बाद डर की वजह से घर छोड़कर सड़क पर निकल आए। भूकंप के झटके स्थानीय समय के मुताबिक तड़के करीब 3 बजे महसूस किए गए। इंडोनेशिया में सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र होने की वजह से वहां अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन में बम विस्फोट के बाद आशंका जाहिर की जा रही है कि एक आत्मघाती हमला हो सकता है। हालांकि वहां के अधिकारियों ने इस बारे में अब तक साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन इस धमाके के बाद पूरे राज्य में अलर्ट घोषित कर दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक विस्फोट के बाद कई लोग मलबे के अंदर दब गए। आसपास के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके इस घटना की निंदा करते हुए मृतकों के प्रति दुख जताया।
अब तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले साल दिसंबर में भी आतंकियों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया था। इसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। और इस बीच उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम की कपाट खोलने की तैयारियां तेज हो चुकी है। मंदिर की कपाट खोलने से पहले जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में गरुड़ छाड़ उत्सव मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भगवान बद्रीनाथ के भक्त शामिल हुए। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के पहले मनाए जाने वाले गरुड़ छाड़ उत्सव की परंपरा भगवान विष्णु और उनकी सवारी माने जाने वाले गरुड़ देवता से जुड़ी है। यात्रा बढ़िया चले, कोई दुर्घटना न हो, कोई अप्रिय घटना न हो, इसको देखते हुए ये परंपरा चली आ रही है। 26 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल की पवित्र कलश यात्रा बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगी और उसके अगले दिन यानी 27 अप्रैल को मंदिर के भव्य कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। और उधर स्पेन में नशीले पदार्थ का कारोबार करने वाले 3 तस्करों को वहां की पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया है और जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें समंदर में पुलिस नाव के जरिए तस्करों की नाव का पीछा करती दिखाई दी। पकड़े जाने के डर से तीनों तस्कर तेजी से नाव को भगाते नजर आए, लेकिन डीजल से चलने वाली नाव दरिया झीनी रे झीनी, दरिया झीनी रे झीनी, रे राम नाम रस भीनी, दरिया झीनी रे झीनी। साथ में गाएंगे। दरिया झीनी रे झीनी, रे रस भीनी, दरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रेने, ऐसा रंग रंगा रंग रेने, के लाल लाल कर दीनी, दरिया झीनी रे झीनी। साथ में गाएंगे। दरिया झीनी रे झीनी, दरिया झीनी रे झीनी। थैंक यू, थैंक यू। कभी मन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कभी कभी लगता है बीच में वो बोलना ही नहीं चाहिए। काश ऐसा ही हो कि वो चदरिया एक ही रंग में रंग जाए और मैं आ की जरूरत नहीं थी। आज किसी ने चिल्लाया पीछे से आ, कबीर के बाद फिर आ की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया एवी ब्रदर्स, आप तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसी तरह से मंगल गान गाते रहें। और वो तमाम सारे गेस्ट जो हमारे मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। वो जो जनता रोज इकट्ठी होती है, जो जनता रोज आती, मैं उनसे कहता हूं कि डिसिप्लिन्ड हो के अपने मुद्दे उठाएं, अपनी बात कहें, बहुत अच्छा लगता है उनकी बात सुनने में। मुख्तलिफ बातें सुन लो। बाबू क्या उम्र है बेटा तुम्हारी? हाँ 31 साल। दिक्कत यही है, ईसा मसीह ने कहा कि इनको माफ कर देना, इनको नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हें एक बात बता सकता हूं, बाकी तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारा इच्छा कहे, जो मन हो वो करो। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकता हूं कि तुम्हारी बात सुनने की आदत डालो। आदत डालोगे तो भारत का संविधान भी समझ में आएगा और भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी समझ में आएगी। आरक्षण पे बात चली गई थी, दरअसल बात यही थी सिर्फ कि समानता को लेकर बात कही गई।
बरसों बरसों पीढ़ियों से दर पीढ़ियां सताई गई और समाज में एक एकता का सूत्र बांधने के लिए, समानता की बात और गारंटी के लिए संविधान में वो बात रखी गई कि हम रिजर्वेशन करेंगे। बहरहाल आज स्थितियां कुछ और हैं, बातचीत कहां मुड़ जाती है मुझे भी नहीं मालूम, कहां चली जाएगी मुझे नहीं मालूम। क्या काम करते हैं आप साहब? रोज रिंग पे खड़े होते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या काम करते हैं आप? काम घर जोड़े। हाँ, घर जोड़े सर। घर जोड़े। घर जोड़े मतलब रिश्ते कराने का काम। रिश्ते कराने का काम। शादी हो गई आपकी? हैं? अच्छा, आपकी हो गई। रिश्ते जोड़ने का काम करते हैं, रिश्ते करवाते हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं यहां पे। ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो तुम तो मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हो ना? एडमिशन हो गया तुम्हारा? पढ़ाई सुलाई शुरू कर दी? बस ध्यान से सुनना। तो आप रिश्ते जोड़ते हैं या रिश्ते करवाते हैं? जी जी। महीने में कितने रिश्ते करवा देते हैं आप? तकरीबन 10-12। 10-12 रिश्ते करवा देते हैं। वो सब रिश्ते सब बढ़िया रहते हैं, खुशहाल रहते हैं? मतलब किसी के पूछना नहीं चाहिए कि आपका धंधा गड़बड़ तो नहीं हो जाता है, लेकिन फिर भी पूछना तो पड़ता है, सब बढ़िया रहता है? क्योंकि समाज का ताना बाना आपके जरिए जुड़ता है, इसलिए मैं पूछता हूं। क्योंकि भारत का संविधान भी बगल में है और मैंने आपको देखा रोज आप रिंग के सामने खड़े हैं, तो मैंने पूछा कि आज आपसे पूछ ही लेते हैं क्या काम कराते हैं आप? रिश्ते कराते हैं सर। रिश्ते कराते, मतलब रिश्ते जो मैरिज ब्यूरो वो है आपका। नाम आपका हो गया? मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। आदित्य श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। मैं चाहता हूं कि एक बार आप शमूम कासमी साहब जी के बगल में बैठे जाके। जाओ बैठ जाओ जाके, जाओ। रोज तुम्हारी आज इच्छा पूरी कर दे, अंतिम इच्छा नहीं है ये, इसके बाद तमाम सारी इच्छाएं पूर्ण करेगा ईश्वर। और शमूम कासमी साहब के बगल में बैठे हैं, अब आप खड़े होइए। मैं इसी के कारण आया था। अब आया, बैठने को नहीं कहा था, खड़े रहिए। क्या काम कराते हैं आप? रिश्ते कराते हैं। रिश्ते कराते हैं श्रीवास्तव जी, बढ़िया मैरिज ब्यूरो है। ईश्वर करे आपका बहुत बढ़िया मैरिज ब्यूरो चले, तमाम सारे रिश्ते कराएं। वो जो रिश्ते कराएं परिवार में खुशहाली आए, मैं सब ईश्वर से इंशाअल्लाह आमीन। श्री गणेश सब कह दिया मैंने, बहुत बहुत अच्छा चले। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब रिश्ते कराते हैं तो जातियां आती हैं सामने क्या? बहुत आती है सर जाति। बहुत आती हैं। टूट नहीं पा रही हैं क्या जातियां? नहीं, अब टूट रहे हैं। अब टूट रही हैं? कितना % टूट रही? मतलब 100 में कितना % टूट रही हैं जातियां? मेट्रो सिटी में लगभग 50% आ गया। मेट्रो में 50% जाति नहीं देख रहे लोग, एजुकेशन देख रहे हैं। एजुकेशन देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, एजुकेशन देख रहे हैं, जाति नहीं देख रहे हैं। जाति कब देख रहे हैं? स्टेटस सिंबल देखते हैं। स्टेटस सिंबल देख रहे हैं, जाति नहीं देख रहे हैं। जाति नहीं देख रहे हैं, पर ST नहीं आ रहा इसमें। SC नहीं आ रहा। पंजाबी अग्रवाल से कर रहा है, अग्रवाल जैन से। लेकिन SC नहीं आ रहा अभी। इसमें नहीं है। तो क्यों नहीं? SC का मतलब अगर मैं कहूं कि कोई ऐसा है कि मुझे ऐसा दे दो, SC हो ST हो तो मुझे चलेगा, लेकिन लड़का अच्छा हो, ऐसा कोई कहता है? नहीं, अभी नहीं कहता। अभी नहीं कहता। 100 में एक भी नहीं कहता ना, आधा %। हाँ जी, यही आरक्षण का विषय है। डिबेट खत्म, सब लोग अपने अपने घर जाओ। ऋतु, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। समानता का यही स्तर था, यही सोचा था लोगों ने। मुझे तो कहीं दूर जाना ही नहीं पड़ता। मैंने इनसे पूछा ही पता नहीं क्यों खड़े रहते हैं रोज यहाँ पे आके, यार क्या काम करते हैं? बोले साहब काम करते हैं। तुम्हारी शादी हो गई? अभी नहीं, अभी तो पढ़ाई करो। इन्हीं से करवाऊंगा, श्रीवास्तव जी से पूछ के लाऊंगा रिश्ता। मैंने कहा कि SC ST वालों से शादी के लिए कोई ऐसा होता है? बोले नहीं, ऐसा तो अभी नहीं हो रहा। जिस दिन हुजूर आली ये होने लगेगा शमूम कासमी साहब, हाँ उसी दिन उसी क्षण। यानी मैं कहता हूं कि जो हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं और इसी के लिए आरक्षण बनाया गया था कि ताकि बराबरी हो जाए। समझ में नहीं आता कि लोग इंसानों में बंटवारा क्यों करते हैं और इंसानों में फर्क क्या है। यानी हमारे नफे और नुकसान एक हैं। हम हिंदू और मुसलमानों को छोड़ करके कह रहे हैं हम इस बात को कि तमाम मानव जाति, पूरा विश्व एक ही परिवार है। और ये मानसिकता कब खत्म होगी? हम प्राचीन काल के अंदर ये कहलाने वाले के विश्व गुरु थे। किस जनाबे आली, मैं डिबेट खाम खा की डिबेट नहीं कराता। हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं देखा कि एक सज्जन लाल टी शर्ट
पहने आए, खड़े रहते हैं, रोज खड़े रहते हैं। मैं पूछा क्या काम कराते, बोले शादी कराते हैं। आज बात हो रही थी रिजर्वेशन में, हमने कहा एससी हो, एसटी हो, क्या ऐसा होता है कि कोई आए कहे कि मुझे लड़का चाहिए, एससी एसटी नहीं? बोले अभी तक नहीं हो रहा है ऐसा। हाँ, ये जरूर होने लगा है कि पंजाबी है तो ब्राह्मण चल जाएगा, ब्राह्मण है तो श्रीवास्तव चल जाएगा, श्रीवास्तव है तो तमाम सारा चल जाएगा। तो जब तक ये नहीं टूट पाएगा, कहां गए मिश्रा जी, पंडित जी? मेरा मत है, मेरा मत, मैं तुम्हारे मत को सर माथे रखता हूं। तुमको क्योंकि देश के नागरिक हो तो तुम्हारा भी हमें आदर करना है पंडित जी। लेकिन कैसे टूटे? शादी कराने वाले तो ये बैठे हैं, डिबेट तो ये है, डिबेट तो ये है। खाम खा की डिबेट लड़ रही थी अभी तक, कोई मतलब नहीं। जिस दिन हमारे रिश्ते होने लगे, डिबेट खत्म हो गई हुजूर, डिबेट खत्म हो गई। जिस दिन हमारे रिश्ते ये होने लगे कि मेरी लड़की है, एक लड़का बताइए, उस दिन डिबेट सब बढ़िया हो जाएगी। आप बोलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। प्रतीक भैया, पहले आपको जय श्री राम। जय श्री राम, सीताराम सीताराम, जय श्री राम जय श्री राम जी, राधे राधे, श्री गणेश नारायण। योगी मोदी जिंदाबाद। योगी मोदी भी, चलो ठीक। अभी पानी की टंकी का काम नहीं चालू हुआ। पब्लिक भीतरी ग्राम सभा की पब्लिक प्यासी मर रही है, अभी पानी का काम नहीं, टंकी नहीं बनना चालू। जल्दी हो, जल्दी हो। अच्छी, ठीक। जल्दी से जल्दी विधायक जी से जाएं, जल्दी से जल्दी टंकी बनना चालू। दूसरी बात कुछ और कहना था इस मुद्दे पे? यहाँ पे बात कहना था, शादी ब्याह पे कुछ बात कहनी थी? नहीं शादी यहाँ पे नहीं कहना था। जी जनाब। मैं सर AK सिंह, आपको नमस्कार। हाँ जी। मैं सीतामढ़ी बिहार से आया हूँ, जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ है। हाँ जी जी। और मेरा सर इतना ही कहना है कि ऑल ओवर इंडिया में अभी मोदी जी के अलावे कोई हवा नहीं है। चाहे सभी विरोधी दल एक हो जाए, सारा नौजवान बुढ़ सब लोग जाग चुके हैं, कोई हम लोग को मोदी जी को नहीं हरा सकता। मोदी जी को हरा ही नहीं सकता। नहीं हरा सकता। लिख लीजिए 10 साल, उसके बाद योगी आएगा। बहन जी, आपको मालूम नहीं है, गुस्सा मेरे यहाँ रहता है, नाक पे, बिल्कुल नाक पे। पानी की टंकी बनवाइए, रोज ना आना शुरू करिए यहाँ पे। आदत पड़ जाएगी तो यहाँ से वहां जाने की इच्छा होगी और फिर इच्छाएं पूछने लगूंगा मैं। बस पानी की टंकी जिस दिन बन जाए उसके बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। घर द्वार गृहस्थी देखिए जी। डिबेट में हिस्सा लीजिएगा। आपने जो कहा और समून कासमी जी ने भी कहा कि रोटी और बेटी का जब जब व्यवहार शुरू हो जाएगा, ये देश में से जातियां जो हैं वो खत्म होने लगेंगी। लेकिन मुद्दा तो ये था कि ईश्वरप्पा ने बोला कि जब जब बीजेपी की सरकार रहती है तब तब मुसलमान और तब तब हिंदू जो है सुरक्षित रहता है। क्यों 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 बोला? सब लोग सुरक्षित रहे ना। मैं जवाब देता हूँ प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के साथ चलती है। आपने देखा होगा कि 54 लाख PM सम्मान निधि योजना के तहत हमने दिया तो किसी की जाति और धर्म नहीं पूछा, और 3 लाख मकान देने का काम हमने किया है। 44 हमने LPG 44 लाख LPG सिलेंडर। भाई ये भाई अरे भाई ये भाई तुम दोनों लोग जब भारत भाई मैं जब भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार होती है वहां सबका साथ सबके विकास सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ चलती है। हम लोग 54 लाख लोगों को PM सम्मान निधि योजना के तहत अगर हम लोग उनको किसान सम्मान निधि देते हैं तो हम लोग भेदभाव नहीं करते। 3 लाख लोगों को अगर घर देने का काम करते तो भेदभाव नहीं करते। अगर 54 लाख लोगों को 43 लाख लोगों को हम लोग अगर शौचालय देने का काम करते हैं महिलाओं को तो भेदभाव नहीं करते प्रतीक जी। लेकिन मैं बताता हूं आपको भेदभाव कैसे होता है। ये लोग तो वो लोग हैं जहां पर भाजपा की सरकारें नहीं होती है ना, वहां पर आतंकवादियों के टिकटें देते हैं, आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं। रामनवमी के जुलूसों पर, हनुमान जयंती के जुलूसों पर हमारे ऊपर अत्याचार किया जाता है, लेकिन भारत शासित राज्यों में किसी के साथ अत्याचार नहीं किया जाता है। ना हम लोग मुहर्रम पर ना ताजिया पर। मनोज जी नहीं, दिस इज नॉट द वे। ये तरीका नहीं मनोज जी ये तरीका नहीं। मैं खत्म होने दे रहा हूं, मैं तुष्टीकरण नहीं करता। मैं सरकार आपकी और सताए हुए आप भी जी। मैं आया
मैं आप ही सताए जा रहे हैं, सरकार आपकी है। मैं कह रहा हूं कि हम सताए नहीं जा रहे, लेकिन जहां जहां इनकी सरकारें होती हैं, आप देखिए रामनवमी के त्योहारों पर किस तरह से पत्थरबाजी होती है। क्या हिंदुस्तान नहीं देख रहा है? यहाँ बैठिए, मैं भगाऊंगा आपको। यहाँ बैठिए आके, आप भी वहाँ चलिए। जी जी। जब पत्थरबाजों का पता लगाया जाता है, जब पुलिस उनका पूरा खाका निकालती है, तो वो बजरंग दल इनकी भाजपा की इकाइयों के लूटे निकलते हैं। जब दंगे फैलाने वालों का लुहान करती है वहाँ की धरती को। मैं आ रहा हूँ, मनोज क्या नाम है साहब आपका? अभिषेक जी। मेरा नाम ठाकुर अभिषेक सोम है, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। देखिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। भारतीय जनता आप कह रहे हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए? नहीं, आप एक मिनट रुकिए, समाजवादी पार्टी से आप देखिए, नहीं मेरी बात सुनिए, तो मेरी बात सुनिए ठाकुर साहब, आपको पार्टी ने नहीं भेजा है, आप इंडिविजुअल स्तर पे यहाँ पे आके बैठ गए, तो मैं आपका इंडिविजुअल पे लेता हूँ, पार्टी का स्टैंड नहीं होगा ये। जी, मैं कहना चाहता हूँ, आपका इंडिविजुअल स्टैंड जो है मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी ने देश की जनता का मूर्ख बनाया है। आप बताइए, अगर स्वर्ण गरीब है, उसके लिए सरकार की कोई योजना नहीं है, वो भूखमरी से मर रहे हैं, उनके पास मकान नहीं है। हमने अपनी जमीनों को बांटा, हमने अपनी रियासतों को दान दे दिया, और क्या कर सकते हैं हम? बाकी सब ठीक था, बाकी सब नो प्रेम जी नहीं। और क्या करें इन लोगों के लिए? ये इनकी सामंती सोच है क्या? जो सामाजिक रूप से, वो तो कह रहे रियासत बांट दी। सामाजिक रूप से ये सामंती सोच गई कहाँ है अभी तक? यही तो मुश्किल है बस। जी प्रेम कुमार जी। समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में बोलता हूं। एक मिनट, मैंने कह दिया मनोज, उन्होंने कहा कि हमने अपनी रियासतें दे दी। अरे हुजूर साहब, आज जो स्वर्ण गरीब मर रहा है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे 99% होने के बाद साहब उनको नौकरी के लोगों को उसके लिए कौन दोषी है? ये सब सरकारें दोषी है। आरक्षण देने का काम किया है। ये सामंती मानसिकता बोल रही है, ये इनका अहंकार। मनोज ठाकुर साहब बैठिए, ठाकुर साहब बैठिए। गाली देने का काम कर रहे हैं ये। मनोज देने का काम कर रहे हैं। गलत बात है प्रतीक जी। EWS के तहत मैं बोले या ना बोले, ये बोले या ना बोले? जी देखिए, खुलेआम आपने कहा, ईश्वरप्पा का उदाहरण दिया, हिंदुओं के नाम पर खुलेआम एक व्यक्ति, एक नेता वोट मांग रहा है और चुनाव आयोग चुपचाप सोया हुआ है। कहाँ है चुनाव आयोग? क्या हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट मांगोगे? ये कर्नाटक चुनाव जब आता है, तब तक शाइस्ता खान को खोजा जाता रहेगा। जब तक स्थानीय निकाय चुनाव चलेंगे, अतीक अहमद बजता रहेगा। ये धर्म के नाम पर जो वोट मांगेगा, धर्म के नाम पर राजनीति किसने? बैठो चुप जाओ, भगा दो। ये अतीक नहीं मानेगा। जी जनाब, कहाँ से आना है? गुजरात से, अहमदाबाद से। गुजरात अहमदाबाद से। क्या नाम है साहब आपका? कृणाल परमार। जी परमार साहब बोलिए। सर, मैं अभी रिसेंटली जो हत्याकांड हुआ अतीक अहमद का, उसके लिए एक पॉइंट। जी अतीक अहमद का। आप भी अतीक पे ही बोलेंगे? गुजरात से आए, अतीक पे ही बोलेंगे। उसके लिए एक पॉइंट रखना चाहूंगा। जी रखिए साहब। कि जो रामायण में राम भगवान ने शरण दी थी विभीषण जी को, तब बोला था कि जब शत्रु भी शरण में है तो उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है, और वो नाश हो जाए तो रक्षक के सारे पुण्य लेके चला जाता है। तो इसमें रक्षक उत्तर प्रदेश की पुलिस थी, उसके सारे पुण्य चलेगी, क्योंकि उसने शरणार्थी को बचाया नहीं, वो नष्ट हो गए। ये बात सोचने वाले राम जी ने खुद अपने मुख से बोला है। जब विभीषण। क्या नाम है साहब आपका? कृणाल। ये परमार जी, उन्होंने कहा कि जब दुश्मन भी आपके खेमे में आ जाए तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। परमार जी, आपकी बात मैंने सुनी। आपने रामचरितमानस और रामायण का उदाहरण देके बात कही। जी बहुत क्वाइटली एंड कामली। जी देखिए प्रतीक जी, यहाँ पर मूल विषय पे मैं आ रहा हूँ, 4% के विषय के ऊपर। ये सामने भारत का संविधान मेरे भाई लेके खड़े हुए हैं। ये देश इस पवित्र किताब से चलने वाला है। यदि इस देश में संविधान के अनुसार नहीं कर सकती काम कांग्रेस, तो इनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है।
देखिए, ये रिजर्वेशन को लेकर के 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बात है। रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। ईडब्ल्यूएस भी गलत प्रयोग है, क्रीमी लेयर भी गलत प्रयोग है। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण ही आरक्षण का मूल स्वभाव है। इस स्वभाव को अगर समझेंगे तभी आरक्षण को आप समझ